नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर अपने YouTube चैनल @पॉलिटिकल साइंस 2023 में आप सभी का स्वागत। आज हम लोग बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कि ये संस्था अंतर्राष्ट्रीय मामलों को कैसे देखती है, इसके क्या प्रमुख कार्य हैं, इसकी संरचना कैसी है, इसमें कौन कौन सी संस्थाएं इसके साथ काम कर रही हैं और कौन कौन से देश इसमें सम्मिलित हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत बाद हुआ, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के बाद राष्ट्र संघ लीग, नेशन लीग की स्थापना हुई थी, जो युद्ध को टालने के लिए बनाया गया था, आपसी देशों के आपसी परस्पर सहयोग के लिए। लेकिन वो द्वितीय विश्व को टालने में सक्षम नहीं हुआ, क्योंकि उसके पास कोई इसी तरह की पावर नहीं थी। तो उसको देखते हुए जो द्वितीय विश्व युद्ध में जो मित्र राष्ट्र थे, उन्होंने ये समझा कि एक अंतर्राष्ट्रीय ऐसी संस्था हो जो ऐसी भयानक युद्ध दोबारा ना हो, जिससे इतनी जनहानि हो। उसको देखते हुए मित्र राष्ट्रों ने, जो उस समय अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन जैसे देश थे, उन्होंने इसकी ज़रूरत महसूस की और उसके बाद फिर द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। और इसके प्रमुख क्या कार्य हैं, इसकी कैसे स्थापना हुई, कौन कौन से देश इसमें सम्मिलित हैं, इसके बारे में बात करेंगे, जानेंगे आज। संयुक्त राष्ट्र संघ एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जिसको हम लोग अंग्रेजी में यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, शॉर्ट फॉर्म में यूएनओ भी बोलते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को सुविधाजनक बनाना, परस्पर देशों में सहयोग बढ़ाना, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास, सामाजिक उन्नति, मानवाधिकार, विश्व शांति के लिए प्रयास करना, महिला अधिकारों के बारे में, श्रमिकों के बारे में, कामगार बच्चों के बारे में कानून बनाना और उसको अपने सदस्य देशों के साथ उसको क्रियान्वित करना। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 25 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र अधिकार पत्र पर 50 देशों के हस्ताक्षर होने के साथ शुरुआत हुई। विश्व युद्ध के विजेता देशों ने मिलकर संयुक्त राष्ट्र को अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष में हस्तक्षेप करने के उद्देश्य से स्थापित किया था। वे चाहते थे कि आगे से भविष्य में कभी भी द्वितीय विश्व युद्ध जैसे भयानक युद्ध ना उभरे, देशों में एक दूसरे देश से परस्पर सहयोग की भावना से काम हो। कोई अगर मामला फंसता है तो उसको बातचीत के द्वारा हल किया जाए। संयुक्त राष्ट्र की संरचना में सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र संघ में एक सुरक्षा परिषद है जो सबसे मेन और सबसे शक्तिशाली है। संयुक्त सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी सदस्य हैं,
अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन, जिनको वीटो पावर मिला हुआ है, जो किसी भी मसले पे एक समान विचार अगर नहीं है तो कोई भी देश उस पर ऑब्जेक्शन कर सकता है, उसको रोक सकता है। तो सभी के बिना कोई भी अगर प्रस्ताव पारित होगा तो वो पांचों देश की सहमत होनी जरूरी है। उनको वीटो पावर मिला हुआ है और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं जो हर 2 साल पे बदलते रहते हैं। उसमें से भारत भी कई बार अस्थायी सदस्यता भारत को भी मिल चुकी है। वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र संघ में 195 से अधिक देश मान्यता प्राप्त देश राष्ट्र शामिल हैं। इस संस्था की संरचना में महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, सचिवालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और संयुक्त राष्ट्र न्याय परिषद सम्मिलित हैं। ये सारी संस्थाएं मिलकर संयुक्त राष्ट्र का गठन करती हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ का, जिसमें महासभा है, सुरक्षा परिषद है, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद है, सचिवालय है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है और संयुक्त न्याय परिषद सम्मिलित है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में आता है। और इसके और जो कई जो संस्थाएं हैं उनके जो मुख्यालय हैं वो जिनेवा, नैरोबी, वियना, हेग जैसे विश्व के दूसरे देशों में इनके संस्थाओं के भी मुख्यालय हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के जो मुख्य संस्थाएं हैं, संयुक्त राज्य शिक्षा, विज्ञान एवं सांस्कृतिक परिषद, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, संयुक्त राज्य राजदूत, विश्व खाद्यान्न कार्यक्रम, अंतर्राष्ट्रीय समय संघ, अंतर्राष्ट्रीय नागर और विमान संगठन है। अब आपको हमने बताया कि संयुक्त राष्ट्र का गठन कैसे हुआ, इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं। 195 से ज्यादा देश इसमें सम्मिलित है जिनको मान्यता प्राप्त है, जिनको सारे विश्व के देशों ने मान्यता दे रखी है एक देश के रूप में, वो सभी इसमें सम्मिलित हैं। 5 इसमें स्थायी सदस्य हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं जिनका हर दूसरे साल निर्वाचन होता है। उन 5 सदस्यों को, जो 5 सदस्य हैं, उनको वीटो पावर है। संयुक्त राष्ट्र संघ में मुख्य रूप से 6 भाषाओं को राजभाषा के तौर पर स्वीकृत किया गया है, जिसमें अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी और स्पेनी है। परंतु इन सब में से केवल 2 भाषाओं में ही संयुक्त राष्ट्र संघ के संचालन होता है, जो अंग्रेजी और फ्रांसीसी है। अंग्रेजी में भी 2 तरह की लैंग्वेज होती है, अमेरिकन और ब्रिटेन। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो अंग्रेजी भाषा जो यूज होती है, जो काम में लाई जाती है, वो ब्रिटिश अंग्रेजी, ब्रिटिश लैंग्वेज होती है। स्थापना के समय केवल 4 भाषाएं स्वीकृत की गई थी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी, और 1973 में अरबी और स्पेनी को भी सम्मिलित किया गया है। इन भाषाओं के बारे में विवाद उठता रहता है। कुछ लोगों का कहना है कि इन भाषाओं को हटाकर सिर्फ एक भाषा में काम हो, सिर्फ अंग्रेजी को कर देना चाहिए, क्योंकि विश्व में बहुत सारे देशों में सिर्फ अंग्रेजी के प्रचलन ज्यादा है। और परंतु इसके विरोधी मानते हैं कि राजभाषाओं को बढ़ाना चाहिए। भारत की भी काफी समय से मांग रही है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी को भी राजभाषा का दर्जा दिया जाए और उसको उसमें सम्मिलित किया जाए, लेकिन अभी तक उसमें कोई उसको मान्यता नहीं मिली है। संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी को
प्रमुख भाषा या राजभाषा के तौर पर सम्मिलित करने के लिए भारत लगातार कई वर्षों से प्रयास कर रहा है। 2015 में भोपाल में हुए विश्व हिंदू सम्मेलन में विदेश नीतियों में हिंदी पर समर्पित था, जिसमें हिंदी को संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा में से एक के तौर पर पहचान दिलाने की सिफारिश की गई थी। इसी तरह हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा के तौर पर प्रतिष्ठित करने के लिए फरवरी 2008 में मॉरिशस में विश्व हिंदी सचिवालय खोला गया था, जिसका काम है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में या पूरे विश्व में हिंदी का प्रसार प्रसार करना। इसी तरह संयुक्त राष्ट्र संघ अपने रेडियो कार्यक्रम वेबसाइट पर भी हिंदी में प्रसारण करता है। कई अवसरों पर हिंदी का प्रसारण होता है और बीच बीच में हमारे जो नेता हैं, राष्ट्रीय नेता हैं, विदेश मंत्री हैं या प्रधानमंत्री हैं, वो भी संयुक्त राष्ट्र संघ में वक्तव्य देते हैं, वहाँ जो महासभा में अपना भाषण देते हैं। जैसे 1977 में अटल बिहारी वाजपेयी ने हिंदी में भाषण दिया। 2014 सितंबर में 69वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भाषण दिया था। सितंबर 2015 में संयुक्त राष्ट्र टिकाऊ विकास शिखर सम्मेलन में उनका उद्बोधन हुआ था। अक्टूबर 2015 में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने भी संयुक्त राष्ट्र को संबोधित किया था। इसी तरह 2016 में 71वीं संयुक्त राष्ट्र सभा में अपने विदेश मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र को संबोधित किया था। तो बीच बीच में हमारे नेता लोग भी वहाँ हिंदी में भाषण करते रहते हैं और ये लगातार प्रयास जारी है कि संयुक्त राष्ट्र में हिंदी को राजभाषा के तौर पर सम्मिलित किया जाए। संयुक्त राष्ट्र में मानवाधिकार। द्वितीय विश्व युद्ध के जनसंहार के बाद संयुक्त राष्ट्र में मानवाधिकारों को बहुत आवश्यक समझा गया, क्योंकि इससे आपसी परस्पर विद्रोह और लड़ाइयों की वजह से मानव का बहुत नरसंहार हुआ। तो उस पर रोकथाम के लिए भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो, इसलिए 1948 में महासभा ने मानव अधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा को स्वीकृत किया। ये अबंधकारी घोषणा पूरे विश्व के लिए एक समान रूप से लागू स्थापित करती है और संयुक्त राष्ट्र इसका समर्थन करता है। 15 अगस्त 1906 को 15 मार्च 2006 को सामान्य सभा ने संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकारों के आयोग को त्याग कर संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद का गठन किया है। मतलब उसको हटा के इसकी जगह संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद की स्थापना की है। इसके प्रमुख अंग हैं मानव अधिकार संसद, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार का संसद, जातीय भेदभाव निष्कासन संसद, नारी विरुद्ध भेदभाव निष्कासन संसद, यातना विरुद्ध संसद, बच्चों के अधिकारों का संसद और प्रवासी कर्मचारी संसद। मानवाधिकार के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र संघ महिलाओं के विरुद्ध जो भेदभाव और उनके साथ हिंसा होती है, बच्चों के साथ बाल मजदूरी, उनके साथ आपराधिक जो हिंसा होती है, उसके बारे में संयुक्त राष्ट्र संघ काम करता है सभी सदस्य देशों के साथ मिलकर। संयुक्त राष्ट्र संघ में विश्व में महिलाओं के समानता के मुद्दों को प्रोत्साहित करने के लिए उद्देश्य विश्व निकाय के भीतर एकल एजेंसी के रूप में संयुक्त राष्ट्र महिला के गठन को 4 जुलाई 1910 को स्वीकृति प्रदान की गई। वास्तविक तौर पर 1 जनवरी 2011 को इसकी स्थापना की गई। इसका मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में बनाया गया है। यूएन वुमेन की वर्तमान प्रमुख चिली की पूर्व प्रधानमंत्री सुश्री मिशेल बैचलेट हैं। संस्था का मुख्य कार्य महिलाओं के प्रति सभी तरह के भेदभाव और हिंसा को रोकना है और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम करना है। संयुक्त राष्ट्र में 4 संगठनों
को विलय करके नई इकाई के रूप में संयुक्त राष्ट्र महिला नाम दिया गया है। ये संगठन निम्नवत हैं: संयुक्त राष्ट्र महिला विकास कोष 1976, महिला संवर्धन प्रभाग 1946, लिंग आधारित मुद्दों विशेष सलाहकार कार्यालय 1997, महिला संवर्धन एवं संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय शोध प्रशिक्षण संस्थान 1976 को मिलाकर, ये चारों संस्थानों को मिला के संयुक्त राष्ट्र महिला नाम दिया गया है। ये चारों को मिला के, और इसका मुख्य कार्य महिलाओं के साथ किसी भी तरह के भेदभाव, हिंसा और को रोकना और इनके महिलाओं का विश्व में सशक्तिकरण करना है। संयुक्त राष्ट्र संघ एक शांति रक्षा के रूप में भी काम करता है। जो संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश हैं वो उस शांति रक्षा सेना में अपना योगदान देते हैं और थोड़े थोड़े सैनिक अपने यहाँ से भेजकर जो भी उग्रवाद क्षेत्र है या जहाँ पे गृह युद्ध जैसी स्थिति है, वहाँ पे उन सेना को तैनात किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के शांति रक्षक वहाँ भेजे जाते हैं जहाँ हिंसा कुछ देर पहले बंद है, ताकि वहाँ शांति संघ की शर्तों को लागू रखें और हिंसा को रोककर रखा जाए। यह दल संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रदान किए जाते हैं और शांति रक्षा कार्यों में भाग लेने वैकल्पिक होता है। मतलब किसी देश के ऊपर दबाव नहीं है कि आप भेजिए, जिस देश की मर्जी हो वो अपना शांति रक्षा के लिए अपनी सेना भेज सकता है। वास्तविक तौर 1 जनवरी 1900 भाग लेने वाले विश्व में केवल 2 राष्ट्र जिन्होंने हर शांति रक्षा दल में काम किया है वो कनाडा और पुर्तगाल हैं। मतलब जहां जहां भी अभी तक शांति रक्षा सेना को तैनात किया गया है वहां कनाडा और पुर्तगाल हर दल में शामिल रहे हैं। भारत भी काफी समय से अपने सैनिकों को भेजता है शांति रक्षा दल में। संयुक्त राष्ट्र के संस्थापकों को ऊंची उम्मीद थी कि वह युद्ध को हमेशा के लिए रोक पाएंगे, पर युद्ध 1945 से 51 के बीच के समय विश्व का 2 विरोधी भागों में विभाजित होने के कारण शांति रक्षा संघ को बनाए रखना बहुत कठिन था। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रमुख संस्थाएं हैं जो विश्व में अलग अलग कार्य देखती हैं। उनमें से प्रमुख हैं ये संयुक्त राष्ट्र के अपने कई कार्यक्रम और एजेंसियां हैं जो 14 स्वतंत्र संस्थाओं से इसकी व्यवस्था गठित होती है। स्वतंत्र संस्थाओं में विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व स्वास्थ्य संगठन शामिल हैं। इनका मुख्य राष्ट्र संघ के साथ सहयोग समझौता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की अपनी कुछ प्रमुख संस्थाएं और कार्यक्रम हैं जो निम्नलिखित इस प्रकार हैं। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, वियना में स्थित यह एजेंसी परमाणु निगरानी का काम देखती है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी का काम परमाणु प्रसार को रोकना और ये सभी देशों के ऊपर निगरानी करती है कि वो परमाणु बम न बनाएं, परमाणु को किसी गलत मिसयूज ना हो, किसी गलत काम के लिए ना उसको परमाणु को लगाया जाए, इसलिए ये संस्था काम करती है। अंतर्राष्ट्रीय अपराध योग हेंग में स्थित इस आयोग को पूर्व यूगोस्लाविया में युद्ध अपराध के संदिग्ध लोगों का मुकदमा चलाने के लिए बनाया गया था। इसका अंतर्राष्ट्रीय अपराध आयोग जो परस्पर 2 देशों के बीच में कोई विवाद होता है तो यहाँ पे उसको ले जाया जाता है और उसका समाधान ढूंढने के लिए संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष को यूनिसेफ भी बोलते हैं शॉर्टकट में। यह बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा की देखरेख करता है। पूरे विश्व में बाल अधिकारों के लिए काम करता है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP
यह गरीबी कम करने, आधारभूत ढांचे के विकास और प्रजातांत्रिक प्रशासन को प्रोत्साहित करने का काम करता है। संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन यह संस्था व्यापार, निवेश और विकास के मुद्दों से संबंधित देशों को लेकर चलती है। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद इकोसॉक यह संस्था सामान्य सभा को अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक एवं सामाजिक सहयोग एवं विकास कार्यों में सहायता एवं सामाजिक समस्याओं के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति को प्रभावी बनाने में प्रयासरत रहती है। संयुक्त राष्ट्र शिक्षा, विज्ञान एवं संस्कृत परिषद पेरिस में स्थित इस संस्था का उद्देश्य शिक्षा, विज्ञान, संस्कृत और संचार के माध्यम से शांति और विकास का प्रसार करना है। सभी देशों को नई नई टेक्नोलॉजी उपलब्ध करवाना, शिक्षा, सभी नागरिकों को शिक्षा मिले, उसके लिए काम करती है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कानून यूएनईपी नैरोबी में स्थित इस संस्था का काम पर्यावरण की रक्षा करना है। ये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम चलाती है जिसमें सभी देश की भागीदारी है कि इस धरती पे पर्यावरण की कैसे रक्षा हो, उसको कैसे बचाया जाए, उसके लिए नियम कायदे बनाती है। संयुक्त राष्ट्र राजदूत इसका काम शरणार्थियों के अधिकारों, उनके कल्याण की देखरेख करना। यह जिनेवा में स्थित है, इसका मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र राजदूत का मुख्य काम जो युद्धग्रस्त जगह के शरणार्थी हैं और उनके अधिकारों के लिए, उनके कल्याण के लिए, उनके पुनर्स्थापना के लिए ये कार्य देखती है। विश्व खाद्य कार्यक्रम भूख के विरुद्ध लड़ाई के लिए बनाई गई यह प्रमुख संस्था, इसका मुख्यालय रोम में है। विश्व खाद्य कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र संघ का एक बहुत ही प्रचलित और लगभग सभी देशों में चल रहा है। विकसित देश, गरीब देशों, विकासशील और गरीब देशों में जहाँ खाद्यान्न की कमी है और लोग भूख से ना मरें, इसलिए ये विश्व खाद्य कार्यक्रम चलाया जा रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ के निगरानी में। और इसमें सभी विकसित देश और विकासशील देश सहयोग कर रहे हैं कि भूख से किसी मनुष्य की मौत ना हो, सभी को एक पौष्टिक आहार मिले। तो ये संस्था ये काम करती है। और भी संयुक्त राष्ट्र का जो मुख्य उद्देश्य है वो युद्ध को रोकना, मानवाधिकारों की रक्षा करना, महिलाओं और बच्चों के अधिकारों का उनके ऊपर किसी तरह की मतलब उनको किसी तरह से प्रताड़ित न किया जाए, उनके अधिकारों को न छीना जाए, उसके लिए काम करती है। जीवन स्तर सुधारना, लोगों का जीवन स्तर सुधारना, बीमारियों के रोकथाम के लिए भी काम करना है, जैसे मलेरिया है, एड्स है, पोलियो है, इसके ऊपर भी संयुक्त राष्ट्र संघ कार्यक्रम चला रहा है पूरे विश्व में। पोलियो काफी हद तक खत्म हो गया है, अभी कुछ ही देशों में बचा है। और इसी तरह मलेरिया है, मलेरिया से करोड़ों लोग मर जाते थे, तो उसके लिए भी कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र संघ चलाता है। और अंतर्राष्ट्रीय मामलों को संभालने का मौका देना। संयुक्त राष्ट्र और भारत
भारत संयुक्त राष्ट्र की स्थापना से ही उसमें जुड़ा रहा है। प्रारंभिक सदस्यों में भारत रहा है। 1 जनवरी 1942 को वाशिंगटन में संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए थे भारत ने, तथा 25 अप्रैल से 26 जून 1945 तक सैन फ्रांसिस्को में ऐतिहासिक संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन सम्मेलन में भी भारत ने भाग लिया था। संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सदस्य के रूप में भारत संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों को पूर्ति के लिए उस सिद्धांतों का पुरजोर समर्थन करता है और उसके चार्टर के उद्देश्यों को लागू करने में अग्रणी भूमिका है भारत की। और उसके जो संयुक्त राष्ट्र की संस्थाएं हैं और कार्यक्रम हैं उसमें भी भारत काफ़ी मदद करता है और उसको विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। अंग्रेजों से स्वतंत्र होने के बाद भारत ने संयुक्त राष्ट्र में अपनी सदस्यता को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने की एक महत्वपूर्ण गारंटी के रूप में देखता है। भारत संयुक्त राष्ट्र के उपनिवेशवाद और रंगभेद के विरुद्ध संघर्ष में अशांत दौर में भी सबसे आगे रहा है। भारत में अपने देशों को स्वतंत्र दिए जाने की भी पुरजोर वकालत की है। संयुक्त राष्ट्र की ऐतिहासिक घोषणा 1960 में सह प्रयोजक था, जो उपनिवेश के सभी प्रयोगों को अभिव्यक्तियों को बिना शर्त समाप्त किए जाने का समर्थन करता रहा है। भारत राजनीतिक स्वतंत्र समिति 24 की समिति का पहला अध्यक्ष भी निर्वाचित हुआ था, जहां उपनिवेशवाद की समाप्ति के लिए अनुरोध प्रसाद रिकॉर्ड पर हैं। भारत दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद और नस्लीय भेदभाव के सर्वाधिक मुखर आलोचकों में रहा है। वस्तुतः भारत संयुक्त राष्ट्र 1946 में इस मुद्दे को उठाने वाला पहला देश था। रंगभेद के विरुद्ध आम सभा द्वारा स्थापित उप समिति के गठन में भी अग्रणी भूमिका निभाई थी। गुट निरपेक्ष आंदोलन और आतंकवाद के पूर्ण समाप्ति असहिष्णुता के दृष्टिकोण के भारत समर्थन करता रहा है। आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए एक व्यापक कानूनी रूपरेखा प्रदान करने के उद्देश्य से भारत ने 1996 में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के संबंध में व्यापक कन्वेंशन का मसौदा तैयार करने की पहल की थी और उसे अतिशीघ्र संयुक्त राष्ट्र संघ में की तरफ से अनुमोदित करने और लागू करने का प्रयास कर रहा है। भारत का संयुक्त राष्ट्र के शांति स्थापना अभियानों में भागीदारी, जो शांति रक्षक दल होते हैं उसमें भी काफ़ी बढ़ चढ़ के भागीदारी करता है। अपने यहाँ से सेना के जवानों को भेजता है शांति मिशनों पे। यह 1950 के दशक से विभिन्न अभियानों में शामिल रहा है। अब तक भारत 43 शांति मिशनों में भाग ले चुका है। भारत परमाणु हथियारों से संपन्न देश है, लेकिन उसके बाद भी वो परमाणु प्रसार को प्रतिबंधित करने और उसे समाप्त करने के लिए परमाणु अस्त्र कन्वेंशन की स्पष्ट रूप से मांग करता है। भारत समयबद्ध, सार्वभौमिक, निष्पक्ष, चरणबद्ध और सत्यापन योग्य रूप से परमाणु हथियारों से मुक्त दुनिया का लक्ष्य प्राप्त करने में भी प्रतिबद्ध है। जैसा कि सन 1998 में आम सभा में निस्तारीकरण के संबंधित विशेष अधिवेशन में पेश की गई राजीव गांधी की योजना पर प्रतिबंधित होता है। आज भारत स्थायी और अस्थायी दोनों वर्गों में सुरक्षा परिषद के विस्तार के साथ संयुक्त राष्ट्र सुधारों को प्रयासों में सबसे अधिक जोर दे रहा है। भारत का ये मानना है कि भारत को संयुक्त राष्ट्र संघ में स्थायी सदस्यता दी जाए और उसकी मांग कहीं ना कहीं जायज भी है, क्योंकि 140 करोड़ जनसंख्या का देश और सबसे बड़ा लोकतंत्र, और इस वजह से उसको और उभरती हुई अर्थव्यवस्था और विश्व संयुक्त राष्ट्र संघ में सभी अभियानों में शामिल रहा है। वो अपनी तरफ से पूरी मदद भी करता है।
तो उसकी एक मांग है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत को सम्मिलित किया जाए और जो स्थायी सदस्यता के रूप में हो, और अस्थायी सदस्यों की भी संख्या 10 से बढ़ा के और आगे की जाए। 2004 में भारत, ब्राजील और जर्मनी और साउथ अफ्रीका ने एक G4 करके एक संगठन बनाया था, जिसके प्रमुख मांग रही है कि उसको मतलब इन चारों देशों को संयुक्त राष्ट्र सभा में अस्थायी सदस्यता दी जाए। तो भारत काफी समय से ये पुरजोर कोशिश कर रहा है, सभी देशों का समर्थन भी मांग रहा है, और काफी देश जो है भारत का समर्थन भी कर रहे हैं कि उसको स्थायी सदस्यता संयुक्त राष्ट्र में मिले, और संयुक्त राष्ट्र की भूमिका को और आगे मतलब और विस्तृत तरीके से बढ़ाया जाए, उसको और पावर दिए जाएं, उसकी भी भारत कोशिश कर रहा है। जून 2020 में भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य चुना गया है। यह भारत को 2 साल का कार्यकाल 1 जनवरी 2021 से प्रारंभ होगा। संयुक्त राष्ट्र के इतिहास में भारत 8 बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य निर्वाचित हुआ है। 1950, 51, 67, 1967, 68, 72, 73, 77, 78, 84, 85, 91, 92, 2011 और 12 में भारत सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य निर्वाचित रह चुका है। ये तो भारत और संयुक्त राष्ट्र संघ में क्या है भारत की भूमिका। अब संयुक्त राष्ट्र संघ की भारत में क्या भूमिका है। संयुक्त राष्ट्र में भारत और भारत में संयुक्त राष्ट्र। भारत में संयुक्त राष्ट्र के 26 संगठन काम कर रहे हैं। स्थानीय संघ रिलीज कोऑर्डिनेटर भारत सरकार के लिए संयुक्त राष्ट्र महासचिव के मनोनीत प्रतिनिधि हैं। संयुक्त राष्ट्र भारत को रणनीतिक सहायता देता है ताकि वह गरीबी, असमानता के मिटाने में अपनी आकांक्षाएं पूरी कर सके, वैश्विक स्तर पर स्वीकृत सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त कर सके और विकास को बढ़ावा दे सके। संयुक्त राष्ट्र विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत को तेजी से बदलाव और विकास प्राथमिकताओं के प्रति महत्वाकांक्षी संकल्पों को पूरा करने में भी समर्थन देता है। भारत और सतत विकास लक्ष्य 2030 के एजेंडा के प्रति भारत सरकार के दृढ़ संकल्प का प्रमाण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बैठकों में प्रधानमंत्री और सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों के द्वारा वक्तव्यों से मिलता रहता है। भारत के राष्ट्रीय विकास लक्ष्य और समावेशी विकास के लिए सबका साथ सबका विकास नीतिगत पहल सतत विकास के लक्ष्य के अनुरूप है, जो सरकार के द्वारा एक स्लोगन है कि सबका विकास, सबका साथ सबका विकास। भारत और दुनिया में सतत विकास के लक्ष्यों की सफलता निर्धारित करने में अग्रणी भूमिका निभाएगा। स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि इन लक्ष्यों से हमारे जीवन को निर्धारित करने वाले सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय पहलुओं के बारे में हमारी विकसित होती समझ की भी झलक मिलती है। भारत में अभी G20 सम्मेलन होने वाला है। भारत ब्रिक्स का भी सदस्य है, ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन का भी सदस्य है, जिसमें ब्राजील, साउथ अफ्रीका, चाइना और इंडिया और रूस हैं। भारत आसियान संगठन और क्वाड जैसे भी संगठनों का भी सदस्य है। भारत एक उभरती हुई आर्थिक महाशक्ति के तौर पर भी अपने आप को विश्व के सामने प्रेषित कर रहा है। भारत में बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य, शिक्षा और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी काफी आगे बढ़ रहा है। तो भारत की मांग जो संयुक्त राष्ट्र संघ में स्थायी सदस्यता के लिए है, तो वो गैर वाजिब भी नहीं है, वो मिलनी चाहिए। इतने बड़े देश, सबसे बड़े लोकतंत्र और इतनी बड़ी आबादी भारत में निवास करती है,
संयुक्त राष्ट्र संघ की आलोचना। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो गठन हुआ था वो विश्व में शांति स्थापित करने के लिए, मानवाधिकारों की रक्षा के लिए, विकास, आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, सांस्कृतिक विकास, परमाणु प्रसार जैसे कामों के लिए हुआ था। परस्पर युद्धों को रोकने के लिए, किसी भी तरह का दो देशों के बीच में जो मतभेद थे उनको सुलझाने के लिए बातचीत के द्वारा। लेकिन कहीं न कहीं संयुक्त राष्ट्र संघ किन किन मामलों में उसकी आलोचना भी होती है। जैसे सद्दाम हुसैन शासन के अंतर्गत इराकी उत्सवों के प्रति संयुक्त राष्ट्र की अनिश्चितता का जिक्र। जैसे अमेरिका ने सद्दाम हुसैन के शासन में इराक पर आक्रमण किया और उस देश के ऊपर काफी लोग मारे गए और क्या नाम है, रूस ने हंगरी के ऊपर आक्रमण किया, उसमें भी संयुक्त राष्ट्र की भूमिका बहुत संदिग्ध थी, वो कोई कदम नहीं उठा पाए। इसी तरह अमेरिका और वियतनाम का 10 साल युद्ध चला, उसमें भी संयुक्त राष्ट्र हस्तक्षेप नहीं कर पाया। तो ऐसे कई मामले हैं, जैसे ईरान का परमाणु कार्यक्रम है, अभी सीरिया में जो एक तरह से गृह युद्ध चल रहा है, उसमें कई विश्व की महाशक्तियां भी इन्वॉल्व हैं, उस पर भी संयुक्त राष्ट्र कोई एक्शन नहीं ले पा रहा है। तो ऐसे बहुत से मामले थे जिसमें संयुक्त राष्ट्र संघ जो है कोई प्रभावी भूमिका नहीं निभा पाया। लेकिन उसको अगर छोड़ भी दिया जाए तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने बहुत विश्व शांति के लिए, मानवाधिकारों के लिए, महिला और बाल अधिकारों के लिए बहुत काम किया है। गरीबी उन्मूलन के लिए, भूख, शरणार्थियों के लिए जैसे काम जो है संयुक्त राष्ट्र कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार होना आवश्यक है समय के साथ, क्योंकि 70-75 साल पुराना संगठन है, उसमें मूलभूत सुधार की आवश्यकता है। मेरे समझ से आप लोगों को काफ़ी चीज़ें संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में पता चली होंगी। संयुक्त राष्ट्र संघ कई सारे अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी मनाता है जो अपने सदस्य देशों के साथ, जिसमें संयुक्त राष्ट्र दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो भारत की पहल पे चालू हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता स्वतंत्रता दिवस, संयुक्त राष्ट्र दिवस, विश्व धरोहर दिवस, विश्व पर्यटन दिवस, विश्व मलेरिया दिवस, अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस जो विकलांगों के लिए, विश्व जनसंख्या दिवस, विश्व वन्यजीव दिवस जो वन्यजीव संरक्षण का काम करती हैं, के ध्यान आकर्षित करने के लिए ये संयुक्त राष्ट्र संघ इन दिवसों को भी सभी देशों के साथ मिलकर मनाता है। मेरी समझ से आप लोगों को संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में काफ़ी कुछ पता लगा है कि इसकी स्थापना कब हुई, इसके स्थायी सदस्य कौन से हैं, कौन कौन से देश हैं, कौन कौन से देश मतलब अस्थायी कितने सदस्य होते हैं, इसके प्रमुख कार्य क्या हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ कौन कौन से संस्थाएं काम करती हैं जैसे। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे हम अभी और किसी संस्था के बारे में, जैसे अभी भारत में G20
सम्मेलन होने वाला है उसके बारे में बात करेंगे, नाटो या ब्रिक्स सम्मेलन, इन सब के संस्थाओं या इन सब संगठनों के बारे में ही अगले वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।